अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एमएसटीसीटी का वन शॉट का वीडियो बनाएंगे। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहले चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट विद एमएसटीसीटी वन शॉट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैंने पूरी कोशिश की है कि ये जो वीडियो बने वो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव बने। कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस ये पढ़ने के बाद तुमको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, राइट? सो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग। इस वीडियो में शायद सब कुछ है, राइट? ऑल द फॉर्मूलाज, एवरीथिंग जो अलग अलग सिचुएशंस आ सकते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में इंक्लूडेड है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला फॉर्मूला, ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग, एवरी चार्ज इन द वर्ल्ड, दुनिया का हर चार्ज को ऐसे लिखा जा सकता है प्लस और माइनस एनी, प्लस और माइनस एनी, राइट? हर चार्ज को लिखा जा सकता है प्लस और माइनस एनी वेयर एन इज एन इंटीजर। तो कभी कभी वो लोग क्या करेंगे, तुमको चार्ज दे देंगे और पूछेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो तुम सीधा कैसे निकालोगे? n इज इक्वल टू क्यू बाई ई। अगर एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स गए तो चार्ज पॉजिटिव होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव है उसका मतलब उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन हुए या कितने लूज हुए निकालने के लिए फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई, और n हमेशा इंटीजर होगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में जहां पे तुमको चार वैल्यू दिए चार्जेस के और पूछे कि इसमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो देखो उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तुमको चार चार्ज की वैल्यू दिए है ना, दी हुई है, तो तुम कर लो Q बाई ई निकाल लो। अगर Q बाई ई का वैल्यू n आया, इंटीजर आया, तब तो वो वैल्यू सही है। लेकिन अगर Q अपॉन ई का वैल्यू इंटीजर नहीं आएगा तो वो वैल्यू गलत होगी, राइट? सो दिस इज हाउ यू डू दिस टाइप ऑफ सम्स। और याद रखना कि E का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, दैट इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। तो कूलम्स लॉ, दूसरा फॉर्मूला जो याद रखना चाहिए बच्चे को, कूलम्स का फॉर्मूला, द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, बट फोर्स का सीधा सीधा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें बच्चे से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू खुद याद रखे, और उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। साथ में बच्चे को एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी याद रखना चाहिए, क्योंकि हमको कैपेसिटेंस के सम सॉल्व करने के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो चाहिए ही होती है, राइट? तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से इससे फोर्स के सारे फॉर्मूलाज हो जाते हैं, मतलब फोर्स में यही आ सकता है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर चार्ज को, दोनों चार्ज को डबल कर दिया गया, हाफ कर दिया गया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया, डबल कर दिया गया, तो फोर्स कितना होगा, तो वो तुम आराम से निकाल सकते हो। इस पे और कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि तीन चार चार्ज दिए होंगे और बोलेंगे किसी एक पे फोर्स निकाल लो, तो बहुत आसान है। अगर किसी एक पे फोर्स निकालना है तो बाकी सारे चार्जेस के फोर्स कितने वो निकाल लो उसके ऊपर, और फिर कैसे ऐड करोगे फोर्सेस को, यूजिंग वेक्टर्स, ओके? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है तो उसको ऐड करने के लिए तुमको वेक्टर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं, थर्ड फॉर्मूला, अगर मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं होता, अगर मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं होता तो फोर्स का फॉर्मूला में नीचे K लिखा जाता है। K मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ओके? या ऐसे भी सोच सकता है बच्चा कि फोर्स इन द मीडियम इज फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय K। मतलब जो एयर वाला फॉर्मूला है उसको K से डिवाइड करेंगे तो फोर्स इन द मीडियम मिलेगा। K को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, राइट? अब हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अच्छा K के बारे में थोड़ा और भी बता देता हूं मैं। देखो, अगर मीडियम एयर या वैक्यूम हो, अगर मीडियम एयर या वैक्यूम है, यहां पे लिख लेता हूं, फॉर एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम, अगर मीडियम एयर या वैक्यूम है तो K की वैल्यू होगी 1, और अगर मीडियम वाटर है तो K की वैल्यू किसी किसी बुक में 80 लिखते हैं, किसी किसी बुक में 81 लिखते हैं, तो मैं 81 लिख देता हूँ, राइट? और 81 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 पावर 9 होता है, तो शायद ये 81 कट जाते हैं उसके साथ में। और एक बात याद रखना कि मेटल्स के लिए K की वैल्यू क्या होती है, मेटल्स के लिए K की वैल्यू होती है इंफिनिटी। सो फॉर मेटल्स द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये अच्छे से याद रखना, तीन वैल्यूज। बाकी कोई K की वैल्यूज किसी और मीडियम पे होगी तो वो लोग वैल्यू देते हैं K की। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q नॉट केप्ट एट दैट पॉइंट, फोर्स अपॉन चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टू अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय द फॉर्मूला
E इज इक्वल टू 1/4 पाई k एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, राइट। अच्छा, k का और एक फॉर्मूला याद रखना, k इज आल्सो इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम k निकाल लेते हैं और क्वेश्चन में पूछा होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम कैसे निकालते हैं, k इंटू एप्सिलॉन नॉट कर लेते हैं, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुमको याद है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। ये जो k है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको एप्सिलॉन r भी लिखा जाता है। एप्सिलॉन r मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये याद रखना। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे। देखो इसमें ये जो वीडियो बना रहा हूं उसमें 11th भी कवर्ड है और 12th भी कवर्ड है। तो इसी के साथ हम 11th 12th के 10वां, ये 12th का 10वां चैप्टर जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ, और 11th का तीसरा चैप्टर है। बिकॉज अगर तुम देखो तो सेमीकंडक्टर्स की जो मैंने वन शॉट वीडियो बनाई है उसमें हम लोग ने 11 भी तो कवर कर लिया। सिमिलरली जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने 11th स्टैंडर्ड का वेव्स भी कवर कर लिया, राइट। वैसे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो में बना रहा हूं उसमें भी 11th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब टू चार्जेस, वन नेगेटिव वन पॉजिटिव, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम 2l लिखते हैं। उसमें एक वेक्टर होता है जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये देखो ये p बार जो मैंने लिखा है, इसका फॉर्मूला याद रखना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला p इज इक्वल टू q इंटू 2l होता है, राइट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय द फॉर्मूला p इज इक्वल टू q इंटू 2l। अब इसमें क्या क्या आता है एग्जाम में, समझो कोई पॉइंट p है, ओके, कोई पॉइंट p है जो डिस्टेंस r पे है। तो कोई पॉइंट p है जो डिस्टेंस r पे है, सो एट एनी पॉइंट वाला फॉर्मूला तो हमारे बुक में नहीं था, बट अगर पॉइंट एक्सिस पे हो या इक्वेटर पे हो तो उसका फॉर्मूला हमको याद रखना है। ई एक्सिस का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्सिस मतलब ये देखो, ये मैंने लिखा हुआ है, एक्सो एक्स डैश को एक्सिस बोलते हैं, वाई वाई डैश को इक्वेटर ऑफ द डाइपोल बोलते हैं, राइट। तो ये वाला जो लाइन है वर्टिकल, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सो एक्स डैश है इसको एक्सिस बोलते हैं। तो अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे होगा तो ई एक्सिस का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर द होल स्क्वायर। और ई एक्सिस की डायरेक्शन भी याद रखना, इट इज सेम एज p बार। मतलब p बार देखो कैसे है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो ई एक्सिस भी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही होता है। ई इक्वेटर का फॉर्मूला याद रखना, ये सब 11वीं में पढ़ चुके हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर द होल रेज टू 3/2। और ई इक्वेटर की डायरेक्शन हमेशा p बार की उल्टा होती है, अपोजिट टू p बार। देखो मेरा गट फीलिंग ये कहता है कि कोई भी एग्जामिनर कभी भी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बिकॉज क्या होता है, देखो इसमें कैलकुलेशंस कितने टफ हो जाएंगे, स्क्वायर, फिर ऊपर से और एक स्क्वायर, फिर यहाँ पे स्क्वायर प्लस 3/2 ऐसे, राइट। तो लोग एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट डाइपोल के बारे में पूछते हैं। तो शॉर्ट डाइपोल में क्या होता है कि एल बहुत छोटा होता है और उसे एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो अगर ऐसा करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला शॉर्ट डाइपोल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, और ई इक्वेटर के लिए फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r क्यूब। तो मैं तुमको मतलब अश्योरेंस दे सकता हूं कि एग्जाम में वो लॉन्ग डाइपोल का फॉर्मूला कभी नहीं पूछेंगे। वो क्वेश्चन अगर तुमसे पूछेंगे तो शॉर्ट डाइपोल का ही पूछेंगे, क्योंकि लॉन्ग डाइपोल वाला कैलकुलेशन वाइज बहुत टफ हो जाता है, और सीईटी में हमारे पास लेस देन 1 मिनट होता है एक एमसीक्यू सॉल्व करने में। तो लोग इतना इनजस्टिस तो कभी नहीं करते, राइट। और आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर किसी पॉइंट P पे निकालना है एट एन एंगल थीटा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था पहले वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला था। अब हम ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r from the center of the dipole is given by the formula 1/4 pi epsilon naught p cos theta divided by r square। इसकी डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एक्सिस पे कैसे निकालोगे, एक्सिस मतलब या तो पॉइंट यहाँ पे होगी या तो पॉइंट यहाँ पे होगी, राइट। और यहाँ पे या तो यहाँ पे, तो थीटा या तो 0 होगा या तो 180। तो v एक्सिस का फॉर्मूला होगा प्लस और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r स्क्वायर, और इक्वेटर पे थीटा या तो 90 होगा या तो 270 होगा। cos 90 भी 0 होती है, cos 270 भी 0, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे आंसर आएगा v इक्वेटर इक्वल टू 0। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे आपने तो लॉन्ग डाइपोल का फॉर्मूला दिया, शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला दिया, यहाँ पे आपने सिर्फ एक ही फॉर्मूला दिया है, ऐसा क्यों? तो मैं उन बच्चों को बताऊंगा कि
ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो फॉर्मूला जो डायरेक्टली शॉर्ट डाइपोल के लिए है, तुम्हारे सिलेबस में पोटेंशियल की जब बात होगी तो शॉर्ट डाइपोल की ही फॉर्मूलाज आएंगे, लॉन्ग डाइपोल नहीं आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क का फॉर्मूला है पीई साइन थीटा। पी मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैं बता चुका हूं, और पी को निकालते कैसे, क्यू इंटू 2L। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है टॉर्क को, टॉर्क इज इक्वल टू पी बार क्रॉस ई बार। तो ये वेक्टर फॉर्म में भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। और देखो, अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस पी कॉस थीटा या माइनस पी बार डॉट ई बार, राइट। और एक फॉर्मूला याद रखना, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2 इज पीई इनटू cos θ1 माइनस cos θ2। अब इसमें बच्चे बड़ा गड़बड़ करते हैं, क्योंकि बच्चों को हमेशा क्या आदत पड़ी है, फाइनल माइनस इनिशियल लिखने की, राइट। पर यहाँ पे याद रखना, θ1 से θ2 पे घुमाया ना, तो यहाँ पे cos थीटा ऑफ इनिशियल एंगल, cos इनिशियल एंगल माइनस cos फाइनल एंगल है। तो जरा संभाल के पढ़ना इस फॉर्मूला को थोड़ा संभाल के पढ़ना, ओके। और आगे बढ़ते हैं। ये जो फॉर्मूलाज थे, टॉर्क वाला फॉर्मूला तो 11th में पढ़ा है तुमने, लेकिन ये पोटेंशियल वाला फॉर्मूला और पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला जो है वो तुमने 12th में पढ़ा हुआ है, राइट। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, और ये सारे डायग्राम तुम्हारे 11वीं के डायग्राम है कि लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलते हैं। अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो स्टार्ट होंगे पॉजिटिव चार्ज से, एंड होंगे इंफिनिटी पे। अगर एक सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो स्टार्ट होंगे इंफिनिटी से, खत्म होंगे नेगेटिव चार्ज पे। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो देखो इस तरह से होगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अगर ये दो पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा होगा, दो नेगेटिव चार्ज, ये सब तुमको बुक में दिखाया हुआ है। मैं तुमको सिर्फ इतना सिखाऊंगा जो अलग है, जो डिफरेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नो टू लाइंस विल एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी कोई दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। दूसरा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी क्लोज्ड लूप नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि पॉजिटिव चार्ज से निकला और पॉजिटिव पे खत्म हुआ, तो क्लोज्ड लूप तो कभी नहीं बनता, वो भी याद रखना है। और तीसरा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर्स। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसमें तुमको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टर से पास नहीं होते। देखो, आई होप यू कैन सी दैट। तो यहाँ पे ये प्लस हो जाता है, ये एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए ये माइनस होगा। लेकिन ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर पास थ्रू व्हाट, कंडक्टर्स। कंडक्टर से पास नहीं होते इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ओके। इसके आर पार नहीं जाएंगे कभी। दैट इज व्हाट वन थिंग यू शुड रिमेंबर, ओके। एक सेकेंड, ये डायग्राम में कुछ गड़बड़ है लगता है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। ये प्लस है, ये एक मिनट रुको, जस्ट अ सेकेंड। ये एरो का डायरेक्शन सही नहीं है, थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ। ये समझो, ये अगर एंड माइनस है फॉर एग्जांपल, ओके, तो ये प्लस होगा ना, तो लाइंस यहाँ से दूर जाएंगे ऐसे। अगर एक साइड का एंड माइनस बनेगा तो एक साइड का एंड प्लस बनेगा, तो यहाँ से लाइंस ऐसे आगे चले जाएंगे, राइट। बट दे कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर्स, ये याद रखना अच्छी तरह से, ओके। बस इतने सारी प्रॉपर्टीज याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ओके। तो बस याद रखना कि कंडक्टर के आर पार नहीं जा सकते इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दैट इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी 11वीं का फॉर्मूला है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये मैंने एक सरफेस ड्रॉ किया है, और सरफेस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऐसे, और ये जो एस वाला लाइन है ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ई बार डॉट ए बार। और थीटा क्या होता है याद रखना, थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड ई बार। थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड ई बार। तो जब भी ये फॉर्मूला यूज करना, संभाल के यूज करना। याद रखना कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड ई बार। और अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से पढ़ी है तो तुम जानते हो कि ए बार जो एरिया वेक्टर होता है उसे हमेशा प्लेन को नॉर्मल बनाना रहता है, राइट। ठीक है, फिर गॉस लॉ देखते हैं। गॉस लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस, जो कि ये लिखा हुआ है ई बार डॉट डी एस बार, राइट, इट इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू नेट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो पहली बात तो ये है कि गॉस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। और दूसरी बात ये है कि जो क्यू नेट होता है वो क्या होता है, क्यू मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मैंने नीचे कुछ लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो। E bar is electric intensity due to all the charges irrespective of whether they are inside or outside। मतलब जो E bar है ना,
वो सबकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, मतलब वो हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, चाहे चार्ज अंदर हो या चाहे चार्ज बाहर हो। लेकिन जो क्यू नेट है ना, उसमें कौन सा चार्ज लेते हैं, सिर्फ अंदर वाले चार्जेस, और सम करते समय साइन के साथ ऐड करते हैं, मतलब सम ऑफ द चार्जेस विद साइन, जो प्लस है उसे प्लस लिखते हैं, जो माइनस है उसे माइनस लिखते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू यूज गॉस थ्योरम। ये एक बहुत स्टैंडर्ड समय जो एग्जाम में बार बार आता है कि कोई क्यूब ले लेते हैं और उसके सेंटर में चार्ज रख लेते हैं, राइट, चार्ज क्यूब, और पूछते हैं कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द वन फेस, एक फेस से फ्लक्स कितना निकलेगा। तो देखो बहुत सिंपल है, इस पूरे क्यूब ने क्या किया है, पूरे चार्ज क्यू को एनक्लोज किया है, the entire cube has enclosed the charge q, okay, so flux through the entire cube will be equal to q by epsilon naught। so what is flux through एक फेस, देखो 6 फेस में से फ्लक्स कितना निकला, q by epsilon naught, तो एक फेस में से फ्लक्स कितना निकलेगा, q by 6 epsilon naught, तो ये याद रखना है, राइट। सो इस तरह से गॉस थ्योरम को बहुत संभाल कर यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में जहां पे एक चार्ज दिया हुआ है और वो क्यूब के कॉर्नर पे रखा हुआ है, सो देयर इज अ चार्ज एंड द चार्ज इज केप्ट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, तो पूछेंगे व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब सिंपल सी बात है कि गॉस थ्योरम तो सिर्फ तब यूज किया जा सकता है जब हम इसको एनक्लोज कर ले पूरी तरह से, और इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए तुमको ऐसे और 7 क्यूब बनाने पड़ेंगे, देखो मैंने बनाए हुए यहाँ पे, तब जाके ये सिमेट्रिकली एनक्लोज होगा। तो इसको एनक्लोज करने में अब टोटल क्यूब कितने हो गए, डायग्राम में देखना 8 क्यूब हो गए, 8 क्यूब, मतलब इस चार्ज को अगर मुझे सिमेट्रिकली एनक्लोज करना है तो मुझे 8 और क्यूब बनाने पड़े। तो 8 क्यूब में से फ्लक्स कितना निकला, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये 8 क्यूब में से फ्लक्स कितना निकला, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे वाले क्यूब में से कितना फ्लक्स निकला, 1/8 टाइम्स ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हर बच्चे को याद रखना चाहिए, इसके रिजल्ट्स याद रखने चाहिए, एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। ओके, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर। अब चाहे तुम स्फेरिकल शेल बोल लो, हॉलो स्फीयर बोल लो, एक ही बात है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि सॉलिड मेटल स्फीयर, सॉलिड मेटल स्फीयर, मेटल होगा तो क्या होगा, वो कंडक्टिंग होगा, और अल्टीमेटली ये सब कहने का मतलब एक ही है कि चार्जेस सिर्फ सरफेस पे होंगे। तो देखो चार्जेस सरफेस पे कब कब होंगे, पहले या तो शेल होना चाहिए, ओके, या हॉलो स्फीयर होना चाहिए, हॉलो स्फीयर मतलब ही शेल होता है, या फिर मेटल स्फीयर होना चाहिए, मेटल स्फीयर होगा तो कंडक्टिंग होगा, और कंडक्टिंग होगा तो चार्जेस कंडक्ट होकर सरफेस पे ही रहेंगे, वो एक दूसरे से दूर रहेंगे, सरफेस पे ही रहेंगे। अब इसमें क्या याद रखना है बच्चे को, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द सरफेस। तो बच्चे को 3 फॉर्मूला याद रखना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द सरफेस। तो बहुत आसान है, आउटसाइड तो वही पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट, सरफेस चार्ज डेंसिटी, या ऐसा बोल सकते हो चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। ई ऑन द सरफेस, सरफेस पे क्या होता है, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाती है, तो फॉर्मूला बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अंदर 0 होता है, राइट। तो 3 फॉर्मूला याद रखना है कि बाहर कितना होता है, सरफेस पे कितना होता है और अंदर कितना होता है। तो बाहर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय छोटा आर स्क्वायर, सरफेस पे छोटा आर की वैल्यू होगी बड़ा आर, और इनसाइड तो 0 होता है, राइट, ये भी हम लोग जानते हैं। और ये ग्राफ देखो, अगर इस ग्राफ को देखो तो देखो ये जो ग्राफ है ना, ये हम लोग सेंटर से शुरू कर रहे हैं, तो सेंटर में तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 है, सेंटर में तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 है, तो यहां से यहां तक तो इलेक्ट्रिक यूनिट है ही नहीं, 0 है। फिर सरफेस पे मैक्सिमम होगा और उसके बाद में घटता जाएगा बाहर जाओगे तो ये याद रखना है, राइट। और आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, वही फॉर्मूला है जो पॉइंट चार्ज का होता है, सेम बाहर के लिए, बाहर वाले पॉइंट के लिए स्फीयर ऐसा बिहेव करता है जैसे वो पॉइंट चार्ज है, तो फॉर्मूला वही है बाहर वाले पॉइंट्स के लिए। सरफेस पे वही छोटा आर विल बिकम इक्वल टू बड़ा आर। और एक बात और याद रखना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना, अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 थी बट अंदर पोटेंशियल 0 नहीं होता, अंदर पोटेंशियल इज सेम एज दैट ऑन द सरफेस। ये अच्छे से याद रखना, इसके पीछे लॉजिक है जिसके बारे में मैं भी बात नहीं करना चाहता, बिकॉज नाउ इट इज टू लेट, यू नो।
सो V इनसाइड इज इक्वल टू V सरफेस, मतलब अंदर पोटेंशियल क्या होता है, सेम एज दैट ऑन द सरफेस, मतलब अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, सेम एज दैट ऑन द सरफेस। तो अगर तुम ग्राफ देखो तो स्टार्टिंग से सेंटर से लेके यहां तक पोटेंशियल सेम एज दैट ऑन द सरफेस होता है, और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो कम होता जाएगा, राइट। तो बाहर वो कम होता जाएगा, अंदर क्या होगा, सब जगह पे इट इज सेम एज V ऑन द सरफेस। ओके ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो इसके लिए तो बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड कितना होगा, 1/4 पाई, कोई भी पॉइंट अगर आउटसाइड होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा बाय आर। लैम्बडा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। जो जो फॉर्मूला दिया है सब रटना पड़ेगा, इसमें से कुछ भी पार्ट, मतलब कोई भी फॉर्मूला पे एग्जाम में सम्स आ सकते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से गारंटी है कि 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये फिक्स्ड है कि एमएसटी सीटी में 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द सरफेस है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सरफेस पे क्या होता है, छोटा आर विल बिकम इक्वल टू बड़ा आर, तो आर आर कैंसिल होके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो अगर कोई चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस इसमें मतलब वो डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता, इस फॉर्मूला में आर आता ही नहीं है पिक्चर में। ओके, और आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। The electric potential at a point due to a point charge is equal to 1/4 pi epsilon naught q by r, और अगर मीडियम होगा तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे k एप्सिलॉन नॉट लिख देना। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A इन इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट B इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, मतलब अगर तुमको किसी पॉइंट A से पॉइंट B पे चार्ज ले जाना है तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा q इनटू पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, q इनटू पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A। q मतलब चार्ज विच इज मूव्ड, जिस चार्ज को हम ले जाते हैं ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, उस चार्ज को क्यू बोलते हैं, चार्ज, चार्ज विच इज मूव्ड, चार्ज विच इज मूव्ड। ओके, एक बात और बता देता हूं कि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल के सम्स करते हैं तो चार्ज को साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना होता है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है उसे पॉजिटिव लिखते हैं, जो नेगेटिव चार्ज है उसे नेगेटिव लिखते हैं, मतलब साइन के साथ डालना होता है। कौन से प्रॉब्लम्स करते समय, जब भी हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर सम्स करेंगे तो हम चार्ज की वैल्यू साइन के साथ डालेंगे, ये भी अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट है। और मतलब अगर सही आंसर चाहिए तो ऐसा करना ही पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कि जब भी हम किसी स्केलर क्वांटिटी के सम करते हैं तो उसमें चार्ज को साइन के साथ डालते हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखो बहुत सारे फॉर्मूला देने से अच्छे मैंने एक ही फॉर्मूला दिया है कि जब बहुत 4 चार्जेस से ज्यादा के नहीं आएंगे, 5 चार्जेस वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, मैक्सिमम अगर किसी एग्जामिनर ने पूछा ना तो 4 चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, मतलब वो तुमको 4 चार्जेस दे देगा, उनके बीच की डिस्टेंस दे देगा और तुमको पोटेंशियल एनर्जी निकालने को बोलेगा। 4 भी बहुत ज्यादा हो गया, ओके, मैक्सिमम मेरे को लगता है 3 ही पूछेंगे एग्जाम में मेरे ख्याल से, 4 से ज्यादा, 4 तो बहुत ज्यादा हो गया। तो देखो मैंने 4 वाले के फॉर्मूला लिखे, अगर 4 चार्जेस हैं अगल बगल में रखे हैं और पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो कैसे निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r12 plus q1 q3 by r13 plus q1 q4 by r14 plus q2 q3 by r23 plus q2 q4 by r24 plus q3 q4 by r34। समझो अगर 3 चार्ज होते ना तो q4 वाला टर्म गायब हो जाता, मतलब ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म गायब हो जाता। अगर सिर्फ 3 चार्जेस होते तो q4 वाला टर्म चला जाता और फॉर्मूला में सिर्फ 3 कॉम्बिनेशंस आते। अगर अगर Q3 भी नहीं होता ना, मतलब सिर्फ 2 ही होते Q1 Q2, तो ये भी गायब और Q3 वाला टर्म ये भी गायब, तो आंसर में सिर्फ एक ही टर्म होता। तो याद रखना अगर 2 चार्जेस होंगे तो आंसर में 1 टर्म होगा, अगर 3 चार्जेस होगा तो आंसर में 3 टर्म होगा, अगर 4 चार्जेस होंगे तो आंसर में 6 टर्म होगा। अब 5 वाला कोई नहीं पूछने वाला, टेंशन मत लो, ओके, बस एक फॉर्मूला याद रख लो, ये काफी होगा। हम लोग कब से बार बार बात कर रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लेकिन वो होता क्या है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डायग्राम तुम्हारे गवर्नमेंट बुक का ही डायग्राम है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। सिंपल सी बात है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, लेंथ का मीटर, तो सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा कूलम अपॉन मीटर, सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर,
और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कूलम अपॉन मीटर क्यूब। और आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ मैंने इसलिए बनाया कि तुमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल में फर्क समझे। देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था, और पोटेंशियल वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिस्टेंस के बाद साथ है ना बहुत जल्दी जल्दी फॉल होता है, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फटाक से नीचे आता है, तुम ग्राफ में देखो, और पोटेंशियल धीरे धीरे नीचे आता है। मतलब तुम डिस्टेंस उतना ही बढ़ा रहे हो लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो गया और पोटेंशियल धीरे धीरे कम हुआ, राइट। एक रिलेशन है ई और पोटेंशियल के बीच में, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, जिसे वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है, ई बार इज इक्वल टू माइनस डेबा वी बाय डेबा एक्स आई कैप प्लस डेबा वी बाय डेबा वाई जी कैप प्लस डेबा वी बाय डेबा जेड के कैप। ओके, अब हो सकता है कि इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। हो सकता है कुछ बच्चे जानते ही ना हो कि ये क्या होता क्या है, तो मैं बोलता हूँ कि छोड़ देना, कोई टेंशन नहीं है उसमें, मुझे नहीं लगता इस पे आएंगे क्वेश्चंस। हाउएवर नीट में इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, बट एमएसटी सीईटी में कभी नहीं आया शायद। ओके, लेकिन अगर तुमको ये डेरिवेटिव्स आता होगा तो बहुत अच्छा है, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। ओके, अब मेरे पास तो टाइम नहीं है इतना सिखाने के लिए, लेकिन अगर मैं इसके एमसीक्यूज लूंगा तो शायद मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। और ये जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है नॉर्मल डेरिवेटिव से भी इजी होता है, काफी इजी होता है। ओके, इनफैक्ट नॉर्मल वाला डेरिवेटिव जो तुमने पढ़ा होगा वो ज्यादा टफ होता है इससे कंपैरिजन में। तो ये वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, और जनरल फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। तो तुमको V वो लोग एक्स वाई जेड के टर्म्स में देंगे और बोलेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालो, तब तुमको इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। और आगे बढ़ते हैं, तुम घबराना मत, टेंशन मत लेना, मैं PYQs करूंगा इसके, और अगर PYQs में ऐसा कोई सम होगा तो वो मैं सॉल्व करके समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और आगे बढ़ते हैं, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, राइट। पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, तो बहुत इजी है, तो डेफिनेशन है, अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस तो उनको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, राइट। और पोलर मॉलिक्यूल के पास पहले से ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है, एग्जांपल दिया हुआ है HCl वाटर अल्कोहल। नॉन पोलर उसके उल्टे होते हैं, और उनका एग्जांपल है हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ये मेरे ख्याल से थ्योरी में सब बच्चे पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने इसको फिर भी अपने सिनॉप्सिस में जगह दी है। उसका रीजन है कि मैं चाहता हूं कि ये तुम छोड़ के ना जाओ, ये तुमको आना चाहिए, बिकॉज मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि मैंने इस तरह से सिनॉप्सिस बनाया है कि सब कुछ कवर हो जाए, सब कुछ मतलब कुछ ना छूटे। इतना पढ़ने के बाद बच्चे को सब सम्स करने को आने चाहिए, तो जब हम PYQs करेंगे तो हम देखेंगे कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं क्वेश्चंस, डोंट वरी। और आगे बढ़ते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फाइनली हम कैपेसिटर की दुनिया में पहुंचे, राइट। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो बहुत आसान है। कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V। Q मतलब चार्ज ऑन ईच प्लेट, और V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, जो इस डायग्राम के हिसाब से होगा V1 माइनस V2। ओके, तो याद रखना Q का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन ईच प्लेट, और V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसका फॉर्मूला है V बाय D, जहां पे V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों फॉर्मूला चलेगा। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाय 2C हाफ QV। अब ये सारे फॉर्मूलाज हमारे HSC में थे, तो शायद इसको याद करने की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये फॉर्मूला है ना, ये तुम्हारे HSC के बुक में नहीं है, तो थोड़ा देखना। देखो अब एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट नेगेटिव है, तो ऑफ कोर्स दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना। उस फोर्स का फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तुम यही वाला फॉर्मूला याद रखना है, एक ही, इसी को तुम मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे सिग्मा को Q अपॉन A लिख दिया, राइट। तो तुम बाकी के फॉर्मूला अपने आप मिल जाएंगे, तुम एक याद रखना, सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। और आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, राइट, स्फेरिकल। तो देखो याद रखना, ये शायद इसको देख के तुम कंफ्यूज हो जाओ, तुमको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर कोई सिर्फ एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ओके, तो उसका कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, दैट इज द फॉर्मूला। और 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10 raised to 9 होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, 1 अपॉन 9 into 10 raised to 9। और मैंने अर्थ की कैपेसिटेंस निकाली है, देखो अर्थ की रेडियस में जानता हूं, राइट। अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, तो उसकी कैपेसिटेंस आती है 711 माइक्रोफैरड। तो अगर याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो तुमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तुम सीधा लिख सकते हो
711 माइक्रोफैराड या 0.711 मिलीफैराड, ऐसा भी लिख सकते हो, या तो 711 माइक्रोफैराड लिख लो या 0.711 मिलीफैराड, राइट। और आगे बढ़ते हैं। अगर प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम रखा हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और पूरी तरह से रखा हो, मतलब प्लेट के पूरे गैप को भर रहा हो। अब यहाँ पे भले इस डायग्राम में तुमको ऐसा लग रहा होगा सर थोड़ा थोड़ा छूट गया, अब वो मैं बना नहीं पाया डायग्राम, याद रखना, लेकिन तुमको मान के चलना है कि पूरा पूरा प्लेट के बीच का पूरा डिस्टेंस है ना, पूरा तुमने भर दिया है मीडियम से, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, K। तो याद रखना डायग्राम भले कुछ भी दिख रहा हो, मैं तुमको सामने से बता रहा हूँ कि तुमको इमेजिन करना है कि इस मीडियम ने क्या किया है, प्लेट्स के बीच के पूरे गैप को भर दिया है। तो कैपेसिटेंस की फॉर्मूला क्या होगी, देखो, देन द कैपेसिटेंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय a k epsilon नॉट बाय d। मतलब पहले क्या आता था, जब एयर था तो खाली a epsilon नॉट बाय d आता था, अब क्या आएगा, a k epsilon नॉट बाय d, जिसको ऐसा भी लिखा जा सकता है k into c air, k into c air, राइट। तो हर बच्चे को याद होना चाहिए कि अगर कोई कैपेसिटेंस है जिसकी वैल्यू C है, जब मीडियम एयर है, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से या इंसुलेटिंग मीडियम डालने से क्या होता है, सीधा Kc हो जाता है। तो एयर में अगर कैपेसिटेंस C है तो मीडियम डालने से क्या हो जाएगा, Kc, K टाइम्स बढ़ जाता है कैपेसिटेंस। याद रखना इसको, ताकि एग्जाम में ना बहुत मेहनत ना करना पड़े, सीधा याद होना चाहिए कि अगर एयर में कैपेसिटेंस C है तो मीडियम में कैपेसिटेंस क्या होगा, K टाइम्स C, K टाइम्स C। अच्छा, अब ये डायग्राम को देखो, इसमें ना, इसमें डाइलेक्ट्रिक डाला तो है लेकिन पूरी तरह नहीं डाला है, मतलब गैप D है, प्लेट्स के बीच का गैप D है, लेकिन तुमने जो कैपेसिटी जो डाइलेक्ट्रिक डाला है उसकी थिकनेस सिर्फ T है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, कैपेसिटेंस विल बी A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाय K। और मुझे पक्का यकीन है कि ये फॉर्मूला सारे बच्चों को पता होगा, क्योंकि ये हमारे HSC के बुक का फॉर्मूला है। अगर अगर कैपेसिटर के बीच की प्लेट्स कैपेसिटर के बीच की गैप में हम इंसुलेटिंग मीडियम डालते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं भरते हैं, पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक है, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T प्लस T बाय K। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, जैसे रेजिस्टर में पैरेलल में करते हैं, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/CN, ये सारे बच्चे जानते होंगे। इफ इन सीरीज चार्ज इज सेम इन ऑल कैपेसिटर्स। पैरेलल में कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऐड कर लेते हैं, और पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, कुछ अरेंजमेंट है जो तुमको रटना पड़ेगा। देखो, अगर कैपेसिटर्स इस तरह से कनेक्टेड है ना, तो वो पैरेलल में होते हैं। पैरेलल में मैं समझा भी सकता हूं तुमको, चलो समझा ही देता हूं। चलो देखो, अगर ये पॉइंट का पोटेंशियल V है, या ये पॉइंट को A बुला रहे हो ना, तो ये ऊपर वाला जो पॉइंट यहाँ पे डायरेक्टली गया हुआ है ना, ये भी A होगा। अगर ये पॉइंट B है ना, तो ये पॉइंट भी डायरेक्टली इधर कनेक्टेड है, तो इसके भी पोटेंशियल को वही बुलाएंगे, VB, या B बुला लेते हैं इस पॉइंट को। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको पता चलेगा कि हर कैपेसिटर का एक एंड A पे है, एक एंड B पे है। हर कैपेसिटर का एक एंड A पे है, एक एंड B पे है। मतलब सारे तीनों के तीनों कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। और पैरेलल में इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, जोड़ लेते हैं। तो फंसना मत, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखना ये सीरीज नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। चलो और आगे बढ़ते हैं। ना, मुझे पता है कि काफी बच्चे जानते भी होंगे इसको डायरेक्टली, और अच्छी बात है। देखो, ये कॉन्फ़िगरेशन भी संभाल के यूज करना। देखो ये कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखो, ये दिखने में भले इसके जैसा ही होगा, पीछे एक डायग्राम देखा ना तुमने, इसमें 3 कैपेसिटर थे, इसमें देखो कितने कैपेसिटर, इसमें 5 है, राइट। तो अगर ऐसा हुआ, ये C1 और C4, मतलब ये ऊपर नीचे वाला और ये लेफ्ट और राइट वाले का मल्टीप्लीकेशन सेम हो गया ना, तो फिर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, और C5 को उठा के फेंक दो। अगर ऐसा हुआ कि C1 into C3 is equal to C4 into C2, तो तुम C5 को निकाल के फेंक सकते हो। फिर ये सर्किट डायग्राम काफी इजी हो जाएगा और तुम सॉल्व कर पाओगे इसको। और 2 कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें बच्चे फंसते हैं, मैंने बना दिया उसका डायग्राम। देखो, एक ये और एक ये, दिखने में तो काफी सिमिलरिटी है, लेकिन ध्यान से देखो तो तुमको पता चलेगा दोनों अलग है। यहाँ पे ना प्लेट्स ऑल्टरनेटली अरेंज्ड है, मतलब ऊपर वाला A को, उसके नीचे वाला B को, फिर उसके नीचे वाला A को, फिर उसके नीचे वाला B को, मतलब प्लेट्स आर ऑल्टरनेटली अरेंज्ड। अगर ऑल्टरनेटली अरेंज्ड होंगे तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा, 3A एप्सिलॉन नॉट बाय D। और इस सिचुएशन में क्या होगा, कैपेसिटेंस 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D। देखो, मैं तुमको सिखा सकता हूँ ये, बट मैं तुमको क्या बता रहा हूँ कि सिखाने के बाद भी अल्टीमेटली तो तुमको याद ही रखना होगा ना। तुम्हारे मन में ख्याल आ सकता है ऐसा कि सर ऐसा क्यों होता है,
तो लॉजिकल है, मैं समझा भी सकता हूँ तुमको, लेकिन अल्टीमेटली उसमें टाइम वेस्ट होगा और ले दे के तुमको याद ही रखना है ये। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन याद रखना कि भले ये दोनों दिखने में सेम होते हैं, इसलिए दोनों एक साथ पढ़ा रहा हूँ ताकि तुमको फर्क मालूम पड़े। इसमें प्लेट्स ऑल्टरनेटली कनेक्टेड थे, ऑल्टरनेटली मतलब एक ए को, एक फिर दूसरा बी को, फिर तीसरा ए को, फिर चौथा बी को। तो यहाँ पे आंसर आते हैं 3a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और यहाँ पे आंसर आता है 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर ये हमारे पीवाईक्यूज में होगा तो मैं तुमको जरूर सिखाऊंगा, उसमें हम लोग एकदम डिटेल में सीखेंगे सब कुछ, डोंट वरी। फिलहाल के लिए याद रख लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन दिया गया कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल V1 है, दूसरा कैपेसिटर है C2 और पोटेंशियल V2, और दोनों अलग अलग रखे हुए हैं। अब दोनों को एक साथ अगर जोड़ दें, इस तरह से जोड़ दिया जाए ना, तो क्या होगा मालूम है? चार्जेस है ना, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर से तब तक चलेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम होना ही पड़ेगा। तो क्या होता है कि जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होगा ना, चार्जेस एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में आते रहेंगे। और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखना। तो वो लोग ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि एक कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड का, उसका पोटेंशियल इतना है, दूसरा इतने माइक्रोफैरड का, उसका पोटेंशियल इतना है, तो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा? तो सीधा फॉर्मूला है, कॉमन पोटेंशियल इज C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, याद रखना ये। और लॉस ऑफ एनर्जी पूछा तो हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 द होल स्क्वायर। अब ये रटने में तुमको ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला ऐसे ही था ना, लॉस ऑफ एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 द होल स्क्वायर, इसी की तरह तो था ना। तो इसको याद रखने में तुमको प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, राइट? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर लॉस ऑफ एनर्जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉप्स। तो लेट अस सी व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉप्स। नाउ लेट अस डू अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, समझते हैं इसको ये क्या है एग्जैक्टली। ओके, देखो ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो फटक से सॉल्व करना। बाकी लोगों को टाइम लग सकता है लेकिन तुम डायरेक्टली कर लेना। मैं बताता हूँ, देखो ये है क्या एग्जैक्टली। कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉप्स मतलब बहुत सारे ड्रॉप्स हैं, वी हैव n आइडेंटिकल ड्रॉप्स। अब एग्जाम में n तो नहीं होंगे, एग्जाम में वो लोग जानबूझ के क्या बता, मैं बताता हूँ तुमको n का वैल्यू क्या होगा मोस्टली एग्जाम में, या तो 8 होगा, या तो 64 होगा, या तो 8 होगा, या तो 64 होगा, या तो 27 होगा, या तो मिलियन होगा। अब ऐसे नंबर क्यों देते हो लोग, 8, 64, 27, मिलियन? क्योंकि इनके क्यूब रूट निकल सकते हैं। 8 का क्यूब रूट 2 होगा, 27 का क्यूब रूट 3 होगा, मिलियन का क्यूब रूट 100 होगा, राइट? तो इसलिए वो लोग ऐसे नंबर्स देते हैं। फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, मैं बता रहा हूँ तुमको लोग क्वेश्चन कैसे देंगे। वो लोग तुमको एग्जाम में बोलेंगे कि बहुत सारे चार्जेस हैं, चार्ज के ड्रॉप्स हैं, ओके, वी हैव n ड्रॉप्स, और हर ड्रॉप का रेडियस छोटा r है, कैपेसिटेंस छोटा c है, चार्ज छोटा q है, पोटेंशियल छोटा v है, और एनर्जी छोटा u है। तो बहुत सारे ड्रॉप्स हैं और हर ड्रॉप का याद रखना, रेडियस छोटा r है, चार्ज छोटा q है, कैपेसिटेंस छोटा c है, चार्ज छोटा q है, पोटेंशियल छोटा v है, एनर्जी u है, ठीक है। अब वो लोग तुमको बोलेंगे कि अगर ये सारे ड्रॉप्स मर्ज होके एक बड़ा ड्रॉप बन गया, तो उस बड़े ड्रॉप की चार्ज कितनी होगी, कैपेसिटेंस कितनी होगी, पोटेंशियल कितनी होगी, एनर्जी कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी, ठीक है। टेंशन मत लेना। अब तुमको ये देख के कुछ कुछ याद आ रहा होगा, और शायद तुमको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर याद हो रही होगी, राइट? हाँ, तो सच में ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स से इसका बहुत लेना देना है, ड्रॉप है ना आखिर में। तो उधर भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि जब बहुत सारे ड्रॉप्स मिलके एक सिंगल ड्रॉप बनाते हैं तो क्या होता है। देखो सबसे पहले ध्यान से सुनना क्या होता है। देखो जब बहुत सारे ड्रॉप्स मिलके एक सिंगल ड्रॉप बनाते हैं तो रेडियस ऑफ द बड़ा वाला ड्रॉप इज इक्वल टू n पावर 1/3 इंटू छोटा वाला रेडियस, बराबर है ना? मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना। तो रेडियस क्या होगा, n रेज टू 1/3 टाइम्स ऑफ छोटा वाला रेडियस, मतलब तुम्हारा रेडियस n/1/3 टाइम्स बढ़ गया। ये तो पहली बात है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था स्फेरिकल ड्रॉप या स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, 4πε0r। ध्यान से सुनना, मतलब तुम बोल सकते हो कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेडियस, क्योंकि तुम्हारा रेडियस n पावर 1/3 बढ़ गया ना, तो तुम्हारा कैपेसिटेंस भी कितना बढ़ जाएगा, n पावर 1/3 टाइम्स बढ़ जाएगा। सुनते जाओ ध्यान से। चार्ज हर एक का q था, छोटा q, और ऐसे n ड्रॉप्स थे, तो तुम्हारा नया जो ड्रॉप बनेगा उसका चार्ज होगा nq, क्योंकि चार्ज को सीधा सीधा ऐड किया जा सकता है, चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल की कहानी देखो, पोटेंशियल q/c होता है, तुम्हारा ऊपर q का क्या होगा, n टाइम बढ़ गया, और कैपेसिटेंस n 1/3 बढ़ गया, तो n/1/3 क्या होगा, तुम्हारा पोटेंशियल हो जाएगा n रेज टू 2/3 टाइम्स ऑफ इनिशियल, ठीक है।
अब एनर्जी की बात कर लेता हूं। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ क्यू वी। हाफ क्यू वी, तुम्हारा क्यू एन टाइम बढ़ गया और तुम्हारा वी एन रेस टू 2/3 टाइम बढ़ गया, तो ये एन रेस टू 1 एन रेस टू 2/3 कितना होगा, एन रेस टू 5/3। अब ये जो मैंने बोला है ना इसमें लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले तुम्हारा नया चार्ज, बड़े वाले ड्रॉप का चार्ज क्या होगा, एन क्यू। बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस क्या होगा, एन पावर 1/3 इंटू छोटा वाला आर। बड़े वाले ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना होगा, एन पावर 1/3 इंटू छोटा वाला सी। पोटेंशियल कितना हो गया, एन पावर 2/3 इंटू वी। और एनर्जी कितना हो गया फाइनली, एन रेस टू 5/3 टाइम्स ऑफ इनिशियल। तो अगर तुम एक दो चीज याद रख लो ना, तो ये प्रॉब्लम में तुमको कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं, तुम ऑन द स्पॉट निकाल लोगे। और वो दो चीज क्या है, तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि रेडियस तुम्हारा एन रेस टू 1/3 टाइम्स हो जाता है, इसलिए कैपेसिटेंस एन रेस टू 1/3 टाइम्स हो जाता है और चार्ज एन टाइम बन जाता है। तो इतनी बातें याद रखोगे तो बाकी सब तुम फॉर्मूला वाइज निकाल सकते हो, जैसे मैंने तुमको निकाल कर दिखाया, राइट। और एक लास्ट ये वाला एक सिचुएशन देख लेते हैं, सुनो। अब ये सिचुएशन क्या है, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम कंसंट्रेशन से सुनना, ओके। बहुत आसान है इसलिए बोल रहा हूं, भले तुमको देखने में अभी फिलहाल ये कुछ भी लग रहा हो, लेकिन ये बहुत आसान है। समझो दो प्लेट है कैपेसिटर के, ओके, और उसके बीच में तुमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। दो प्लेट है कैपेसिटर को, तुमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अब ये हम सब जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाता है, राइट। लेकिन ये दोनों सिचुएशन अलग है। एक में क्या है ना, बैटरी नहीं लगा हुआ है और दूसरे में बैटरी लगा हुआ है। तो तुमने दोनों बार किया वही, क्या किया तुमने, कैपेसिटर था, उसके उसके बीच का मीडियम एयर था, और तुमने अचानक क्या डाल दिया, उसके प्लेट्स के बीच में मीडियम डाल दिया, कोई तो डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। लेकिन एक प्लेट्स में क्या हो, एक कैपेसिटर में बैटरी नहीं है और दूसरे में क्या है, बैटरी लगा हुआ है। तो इससे फर्क क्या होता है, ध्यान से सुनना पहले, सी एकदम ध्यान से सुनना। इसमें क्या होगा ना, कैपेसिटेंस केसी हो जाएगा। अगर पहले सी था तो अब कैपेसिटेंस केसी हो जाएगा, इसमें भी कैपेसिटेंस केसी हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। बट फर्क दोनों में क्या है, देखो, इसमें बैटरी नहीं लगा हुआ है ना, पहले वाले में बैटरी इज रिमूव्ड। चार्ज बढ़ाना या घटाना बैटरी का काम है। मतलब अगर तुम्हारे कैपेसिटर के प्लेट्स पे चार्ज है तो उसे बढ़ा या घटा एक ही आदमी सकता है, वो है बैटरी। अब बैटरी है ही नहीं तो चार्ज कांस्टेंट होगा, तो याद रखना क्यू कांस्टेंट होगा यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है हमेशा, ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, क्योंकि बैटरी निकाली नहीं गई यहाँ से, यहाँ पे कंटिन्यूअस बैटरी लगा हुआ है। बस इतना फर्क याद रखना। मतलब ध्यान से सुनते जाओ, सुनो। ये बैटरी रिमूव्ड वाला सिचुएशन है, बैटरी रिमूव्ड। और ये कौन सा सिचुएशन है, बैटरी कनेक्टेड, बैटरी को निकाला ही नहीं गया। और सच बोल रहा हूं तुमको, ये सब कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा अगर तुम ये ध्यान से सुन लो तो। सी कैपेसिटेंस पहले सी था, ये देखो ये सी लिखा है पहले कैपेसिटेंस, अब क्या हो जाएगा केसी, यहाँ पे भी केसी। लेकिन यहाँ पे V नहीं बदलेगा, यहाँ पे Q नहीं बदलेगा, क्योंकि Q को बदलना, कम करना, ज्यादा करना ये सिर्फ बैटरी कर सकता है। बैटरी है ही नहीं तो Q तो कांस्टेंट होगा, और दूसरे वाले में बैटरी कंटिन्यूअस लगा हुआ है इसलिए V कांस्टेंट होगा, ठीक है। और अब देखते जाओ क्या होता है, देखो, हाँ ध्यान से सुनना, ओके। अब V का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू Q बाय C। तुम्हारा Q तो बदला ही नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस बैटरी रिमूव्ड वाले में V इक्वल टू Q बाय C, Q तो चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन C K टाइम्स बढ़ गया। V और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, C अगर K टाइम बढ़ गया तो तुम्हारा नया पोटेंशियल क्या होगा, V बाय K। अब यहाँ पे देखो, आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट Q का फॉर्मूला होता है CV। V तो कांस्टेंट है, लेकिन C तुम्हारा K गुना बढ़ गया ना, C K गुना बढ़ गया, राइट। तो तुम्हारा नया चार्ज क्या होगा, तुम्हारा नया चार्ज होगा KQ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तुम्हारा पोटेंशियल देखो, डिस्टेंस तो नहीं बदला, पोटेंशियल V बाय K, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E बाय K। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वही फॉर्मूला लगेगी V बाय D, लेकिन यहाँ पे ना तो V बदला ना तो D बदला, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पहले वाली और बाद वाली सेम रहेगी, ठीक है। अब लास्ट एनर्जी की बात कर लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ QV। एनर्जी को U लिखा मैंने, हाफ QV। इसमें Q सेम है लेकिन V बाय K हो गया, तो तुम्हारा एनर्जी हो जाएगा U बाय K। और यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम है, हाफ QV, ओके। लेकिन यहाँ पे V सेम रहा, Q चेंज होके K टाइम्स बढ़ गया ना, तो तुम्हारा नया एनर्जी कितना होगा, KU। अब तुम देख लो, वही लिखा हुआ है इसमें। तो
अगर बच्चा सिर्फ इतना सा बात याद रखे ना कि बैटरी निकालने पे क्या होता है, Q कांस्टेंट हो जाता है, और बैटरी लगाने से क्या होता है कि V कांस्टेंट होता है, तो बाकी सब वो अपने आप अपने दिमाग से कर सकते हैं, उसे कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ स्टूडेंट्स मुझे ऐसा लगता है मैंने तुमको सब कुछ पढ़ा दिया जो पॉसिबली एग्जाम में आ सकता था, और ओके, और जो आएगा, और मुझे नहीं लगता इसके अलावा तुमको और कुछ पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, इसकी जो पीडीएफ है, ओके, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा थोड़ी देर में पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, तो तुम डाउनलोड कर पाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।